हाय, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं कॉमर्स फंडामेंटल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर के बारे में। यानी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के दौरान जो एक स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप डिसाइड किया जाता है उसे ही हम ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। आपको याद होगा जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का, ऑर्गेनाइजिंग का, तो उसमें मैंने इसकी तुलना की थी हमारी बैकबोन से। उसी तरह उसी को मैं आगे लेकर चलता हूँ। अब देखिए, जब आप बैकबोन की हम बात कर रहे थे, बैकबोन क्यों जरूरी है? क्योंकि वो पूरी बॉडी के सभी पार्ट्स को एक दूसरे से जोड़े रखती है। बॉडी में हमारे पास बहुत सारे पार्ट हैं, कोई बोन का साइज लंबा है, कोई छोटा है। बट किसी की साइज बड़े छोटे होने से उसकी इम्पोर्टेंस में कोई चेंज नहीं आता। हो सकता है बहुत छोटी हड्डी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हो और बहुत बड़ी हड्डी भी कम इंपॉर्टेंस रखती हो। ऐसे तो ऐसा कुछ नहीं है, हर हड्डी की अपनी जगह एक इम्पोर्टेंस है। इसी तरह जब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर हम रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि एक पर्सन टू पर्सन, एक पोस्ट टू पोस्ट क्या रिलेशनशिप रहेंगे। एक पर्सन के या पोस्ट के छोटे होने से या बड़े होने से उसकी इम्पोर्टेंस की कमी नहीं हो जाती। हर पोस्ट अपनी जगह इम्पोर्टेंस रखती है। तो क्या ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर में सभी जगह एक जैसे हमारे पास पोस्ट क्रिएट होंगी? क्या सभी ऑर्गेनाइजेशन में एक जैसा ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर रहेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन उसके नेचर के अकॉर्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन के साइज के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर भी अलग अलग हो सकता है। अब छोटे ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है छोटा ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर हो, एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है एक बड़ा ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर हो। ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजिंग के साइज पर, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साइज पर, उसके नेचर पर, उसके प्रोडक्शन पर। ये क्या प्रोडक्शन करती है, बिजनेस का नेचर क्या है, वो एक ड्यूरेबल नेचर का प्रोडक्ट बनाते हैं या किस नेचर का प्रोडक्ट बनाते हैं, इस बात पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। अब मेरे ख्याल से आप ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर का मतलब समझ चुके होंगे। ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर को कहा जा सकता है एक पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप। इसे एक बड़ी अच्छी डेफिनेशन से समझा जा सकता है। ये जो डेफिनेशन दी है वो विलियम एन न्यूमैन ने दी है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर डील विद द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन अरेंजमेंट्स इन द इंटरप्राइजेस। एक इंटरप्राइज में जो ओवरऑल अरेंजमेंट है स्ट्रक्चर का, उसे जब हम बात करते हैं, उसका अरेंज करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। जब हम एक ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं तो हम एक छोटी सी बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, वो है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, हर पर्सन में एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है। जब हम काम कोई अनलिमिटेड करना शुरू कर देते हैं तो वहाँ पर क्वालिटी का भी डिफीरियर होना शुरू हो जाता है। एक मैनेजर में एफिशिएंटली वो कितने सबऑर्डिनेटर को मैनेज कर सकता है, इसी को हमने कहा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। यानी एक मैनेजर कितने सबऑर्डिनेटर को एफिशिएंटली मैनेज करेगा, दिस इज कॉल्ड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। नॉर्मली एक मैनेजर 4 to 5% को ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ कंट्रोल कर पाता है। बट अगर यहाँ पर नंबर ऑफ जो सबऑर्डिनेटर हैं बढ़ जाएं तो क्या हो जाएगा? एक मैनेजर की एफिशिएंसी कम होना शुरू हो जाएगी। वहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होना शुरू हो जाएंगे। ये तो था हमारा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। एक ऑर्गेनाइजिंग में जब हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की, अलग अलग लोगों का अलग अलग जॉब नेचर होता है। उन जॉब नेचर के अकॉर्डिंग उस पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी दी जाती है। मीन्स वो आंसरेबल भी रहेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के बाद हम उस पर्सन को अप्रोप्रिएट पावर देते हैं डिसीजन लेने के लिए कि वो टाइम टाइम पर किस टाइप के डिसीजन ले सकता है। और ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्क टू वर्क कि किस टाइप की पावर्स हमारे सबऑर्डिनेटर को हम दे सकते हैं। तो इस वजह से जो अलग अलग टाइप की पार्ट्स दी जाती हैं, अलग अलग टाइप से ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। वो कितने टाइप के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो सकते हैं? फिलहाल जो हम बात करेंगे, यहाँ 2 स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। आपके पास पहला स्ट्रक्चर है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है हमारे पास डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसके अलावा लाइन ऑर्गेनाइजिंग और
स्टाफ एंड लाइन ऑर्गेनाइजिंग, यानी लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजिंग, ये 4 टाइप के हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर हैं। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हम कह सकते हैं इट रेफर टू द डिवीजन ऑफ ऑल एंटरप्राइज अकॉर्डिंग टू मेजर फंक्शन और अकॉर्डिंग टू मेजर एक्टिविटीज परफॉर्म बाय इट। मीन्स जो मेन एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन करता है उसी के बेसिस पर हम पूरे वर्क को डिवाइड करते हैं, डिपार्टमेंट क्रिएट करते हैं। देखिए, जब हम डिपार्टमेंट की बात कर रहे थे, याद होगा आपको ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के दौरान, जब हम डिपार्टमेंट को क्रिएट कर रहे थे तो हम मेजर एक जैसे नेचर के जो वर्क किए जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट क्रिएट करते हैं। इस प्रकार के ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर में भी हम क्या करते हैं, पहले ये देखते हैं कि किस किस टाइप के हम वर्क परफॉर्म कर रहे हैं और उनका सिमिलर नेचर के जो वर्क हैं उनको एक डिपार्टमेंट क्रिएट कर देते हैं। इस तरह से हम वर्क को अलग अलग डिपार्टमेंट क्रिएट कर सकते हैं। फर्दर जो एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया है उसके भी और डिपार्टमेंट क्रिएट किए जा सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं जो कंपनीज के मालिक होते हैं वो शेयर होल्डर होते हैं। उनके बिहाफ पर, शेयर होल्डर के बिहाफ पर डायरेक्टर जो है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी को संभालते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बाद जो हमारे पास सीईओ कह सकते हैं या फिर जनरल मैनेजर जो है कंपनी को संभालता है, अकेला पर्सन जो सारी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके हाथ में है। अब वो क्या करता है, अकॉर्डिंग टू मेजर जो वर्क किए जाते हैं उनके बेसिस पर कुछ डिपार्टमेंट क्रिएट करता है। जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जो प्रोडक्शन की सारी एक्टिविटीज इसमें आ जाती हैं। उसके अलावा हमारे पास हो सकता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्रिएट किया जाए, या फिर हमारे पास फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट क्रिएट किया जाए, या फिर हमारे पास पर्सनल डिपार्टमेंट क्रिएट किया जाए। इन डिपार्टमेंट को फर्दर भी डिवाइड किया जा सकता है। जैसे अगर हम बात करें मार्केटिंग डिपार्टमेंट की, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में सेल डिपार्टमेंट भी हो सकता है और इसके बाद एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट भी हो सकता है और इसके अलावा मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट भी हो सकता है। तो इस तरह से हम पूरे वर्क को, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को जो सिमिलर नेचर के वर्क है उनको ग्रुप्ड करके कुछ डिपार्टमेंट क्रिएट करते हैं। इस प्रकार के ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर को हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब फंक्शनल ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर किस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा इफेक्टिवली हम उसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार के जो एक ही प्रोडक्ट इश बनाते हैं उस प्रकार के जो ऑर्गेनाइजिंग है उनमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा वेयर देयर द साइज ऑफ बिजनेस यूनिट इज लार्ज, जो बिजनेस जो है वो बड़ा है, अगर बिजनेस बड़ा है तो वहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट क्रिएट किए जाएंगे और उससे वर्क को करना और ज़्यादा आसान हो जाएगा और सिमिलर नेचर के वर्क को हम डिवाइड कर देंगे। इसके अलावा जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत होती है। अब एक बात याद रखिएगा, जब हम स्पेशलाइजेशन की बात कर रहे हैं और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो FW टेलर ने ही डेवलप किया था फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। उनके अकॉर्डिंग जो उनका फंक्शनल फॉर्मेटशिप था और प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन दोनों को यूज करके यहाँ पर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया गया। इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जहाँ पर एक ऑर्गेनाइजिंग पर्सन के जो एक ह्यूमन रिसोर्स है उनके स्पेसिफाइड स्किल के अकॉर्डिंग ही उन्हें काम दिया जाता है, हम उनकी एफिशिएंसी को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। इस टाइप के लिए जब हम यूज़ करना चाहते हैं स्पेशलाइजेशन को तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं और फंक्शनल ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। इसके अलावा जहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन की ज़्यादा ज़रूरत है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, यानी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक जगह ना रखकर उनको आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसकी प्रोसेस को हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का एक्सटेंडेड वर्जन होता है डिसेंट्रलाइजेशन, हम फर्दर कभी बात भी करेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर ये सभी हमारे पास काम रहते हैं, कहने का मतलब जहाँ पर एक टाइप का प्रोडक्ट है, हमें स्पेशलाइजेशन की जरूरत है, बिजनेस बड़ा है और हम डिसेंट्रलाइजेशन चाहते हैं, वहाँ पर हम क्या करेंगे, फंक्शनल ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। अब इसकी कुछ हमारे पास एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एडवांटेज है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। बिल्कुल सही, हम ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर इस प्रकार के जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर है वहाँ पर हम बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन लेते हैं।
जहाँ पर एक पर्सन बार बार एक ही टाइप का काम करता है और उसमें स्पेशलाइजेशन लेता है। वो उस एक काम से रिलेटेड बहुत अच्छी उसकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। हम स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट उठा सकते हैं जहाँ पर हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जो हमारा सेकंड एडवांटेज है वो है कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश। अब देखिए क्या होता है कि एक डिपार्टमेंट में जो काम करने वाले सभी लोग हैं वो एक ही जैसा काम कर रहे हैं। इस वजह से उस डिपार्टमेंट के सभी लोगों के बीच कोऑर्डिनेशन ज़्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा हम जो मैनेजरियल एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। कैसे? क्योंकि आप जानते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट किए गए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग वर्क है जो प्री डिसाइडेड है। एक टाइप के डिपार्टमेंट के लोग एक टाइप का ही वर्क करेंगे। इससे जो मैनेजर है वो काम जो एलोकेशन करने का जो प्रोसेस है उसकी कम हो जाएगी, क्योंकि डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट अलग अलग वर्क पहले से डिसाइडेड है और प्री डिसाइडेड है। इस वजह से यहाँ मैनेजर की जो एफिशिएंसी है वो पहले से बढ़ जाएगी। तो देखिए इसके अलावा हमारे पास और क्या एडवांटेज है? इसके अलावा एडवांटेज है मिनिमल डुप्लीकेसी ऑफ एफर्ट्स। जब अलग अलग डिपार्टमेंट क्रिएट किए जाएंगे तो एक टाइप का डिपार्टमेंट एक ही टाइप के वर्क करेगा। जिस तरह से फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स के लिए, सभी टाइप के ह्यूमन रिसोर्स के लिए, चाहे वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है, सभी के लिए सैलरी बनाना या फिर अलग अलग फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करना, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करना, सभी वर्क वो एफिशिएंटली देख पाएगा। जब वो बार बार एक ही टाइप का वर्क करेगा उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और इससे डुप्लीकेसी ऑफ वर्क भी कम हो जाएगी। इसके अलावा ट्रेनिंग इज फैसिलिटेट। अब देखिए अगर सारे डिपार्टमेंट क्रिएट नहीं किए गए, सभी एक जैसे वर्क कर रहे हैं, एक ही पर्सन मार्केटिंग का भी वर्क कर रहा है, कभी कभी वो फाइनेंसिंग का भी वर्क कर रहा है, कभी कभी वो प्रोडक्शन का भी वर्क कर रहा है, तो उस टाइप के पर्सन को यहाँ पर ट्रेनिंग डेवलप करना, ट्रेनिंग अरेंज करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। उसको हर प्रकार की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी जो कि मुश्किल है। अलग अलग टाइप के एनवायरनमेंट जो चेंजेस होते रहते हैं, जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, बिजनेस में नए नए टाइप का प्रोडक्ट और प्रोसेस इंट्रोड्यूस होती रहती हैं कि किसी काम के करने की जो प्रोसेस है उसमें चेंज होते रहते हैं। अब अगर एक ही टाइप का पर्सन एक ही ह्यूमन रिसोर्स में हर कहीं पर डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है तो उसकी ट्रेनिंग को अरेंज करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। किस टाइप के लोगों को किस टाइप की ट्रेनिंग दी जाए ये बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। जब हमने डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिए हैं तो वहाँ पर उन रिसोर्सेज को, वहाँ के ह्यूमन रिसोर्सेज को उसी टाइप की ट्रेनिंग दी जाएगी जिस टाइप का वो वर्क कर रहे हैं। इससे ट्रेनिंग जो है वो अरेंज करना और उनको फैसिलिटेट करना बड़ा ही आसान हो जाता है। तो ये सारे थे हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर। तो अब हम करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर। जहाँ पर एडवांटेज है वहाँ पर डिसएडवांटेज भी होती ही हैं। तो सबसे पहली डिसएडवांटेज है हमारे पास डिफ़िकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। अब एक डिपार्टमेंट और दूसरा डिपार्टमेंट, जब अगर आप एजुकेशन में हैं आपने देखा होगा आपके टीचर ही कॉमर्स और साइंस के बीच में एक कंपटीशन क्रिएट कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है क्योंकि यहाँ पर हम मोटिवेट करना चाहते हैं हमारे स्टूडेंट्स को। सिमिलरली यहाँ पर जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट कन्फ्लिक्ट ऐसे भी हो जाते हैं, वो अपने डिपार्टमेंट के साथ कंपटीशन करने लग जाते हैं। इस वजह से वो मेन ऑब्जेक्टिव को भूल जाते हैं और जब कंपटीशन कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन में भी कमी आती है। ये भी देखा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन और एक डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट में यहाँ पर काफ़ी बार क्या होता है, कंपटीशन की भावना हो जाती है और इस वजह से कोऑर्डिनेशन में कमी आती है। इसके अलावा कन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अलग अलग हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट का अलग इंटरेस्ट है, दूसरे डिपार्टमेंट का अलग इंटरेस्ट है और मेन ऑब्जेक्टिव अलग है। तो यहाँ पर हमने चीज़ों को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हमारे मेन ऑब्जेक्टिव को कोऑर्डिनेट करके नहीं चल पा रहे हम। ये भी एक रीज़न रहता है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, इस तरह के जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम फेस की जा सकती है। उसके बाद हम चलते हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है क्या? अब देखिए नाम से पता चलता है डिवीज़न, यानी एक डिवीज़न फिर दूसरी डिवीज़न। जहाँ पर आप एक से ज़्यादा टाइप के प्रोडक्ट बनाते हो उस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में हम डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाते हैं। मान लीजिए आप फर्नीचर बनाते हो,
फर्नीचर में आप हो सकता है अलग अलग टाइप के फर्नीचर बनाते हो, आप वुडन फर्नीचर भी बनाते हो, आप प्लास्टिक फर्नीचर भी बनाते हो, इवन आप मेटेलिक फर्नीचर भी बनाते हो जो इंडस्ट्रियल पर्पज से यूज होता है। इस टाइप में आप क्या करते हो, सभी प्रोडक्ट को, जो आपके अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट है जिनके अंदर अलग अलग टाइप की मटेरियल यूज हो रहा है और काफी बार मार्केटिंग भी अलग अलग है। जो फर्नीचर जो है उसकी, जो लकड़ी का फर्नीचर है उसकी मार्केटिंग अलग टाइप से रहेगी, प्लास्टिक फर्नीचर है उसकी मार्केटिंग अलग टाइप से रहेगी, और इंडस्ट्रियल फर्नीचर है उसकी मार्केटिंग अलग टाइप से रहेगी। प्रमोशन पॉलिसी, कॉस्टिंग, ये हर चीज अलग अलग होने वाली है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, एक डिपार्टमेंट बनाने के बजाय, अलग अलग डिपार्टमेंट क्रिएट करने के बजाय हम यहाँ अलग अलग डिवीजन ही बना देते हैं, और अलग अलग डिवीजन के अलग अलग फर्दर डिपार्टमेंट्स होंगे। यानी कहने का मतलब एक फैक्ट्री के बजाय दो फैक्ट्री, और दोनों ही अलग अलग। इस तरह के जो ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर। आपने देखा भी होगा टाटा, टाटा अगर मोटर्स है तो टाटा नमक भी बनाती है। क्या टाटा मोटर्स की कारें और नमक क्या एक जगह बनता है? नहीं, बिल्कुल अलग अलग जगह बनता है। यहाँ पर अलग अलग ह्यूमन रिसोर्स यूज किए जा रहे हैं, अलग अलग मटेरियल यूज किया जा रहा है, अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज की जा रही है, हर चीज अलग अलग है, फाइनेंशियल रिसोर्स भी अलग अलग है। तो हम इस प्रकार के ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर को डिविजनल ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। तो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है क्या? डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मींस डिवीजन ऑफ होल एंटरप्राइज अकॉर्डिंग टू मेजर प्रोडक्ट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड बाय इट। मीन्स वो मैन्युफैक्चर जो प्रोडक्ट कर रहे हैं उनके बेसिस पर हम क्या करते हैं, वर्क को डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास शेयर होल्डर रहते हैं, शेयर होल्डर ही इलेक्ट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर्स को, जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को संभालते हैं, और उनके अंडर रहता है जनरल मैनेजर, और जनरल मैनेजर डिसाइड करता है डिविजन्स। तो डिवीजन में सबसे पहले मान लीजिए हम प्रोडक्ट बनाते हैं एक मेटल प्रोडक्ट, मेटल प्रोडक्ट होगा तो उसके अलग अलग डिवीजन होंगे। जिस तरह से हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट और पर्सनल डिपार्टमेंट अलग। इसी तरह जो हमारा प्लास्टिक प्रोडक्ट है उसके भी सभी डिपार्टमेंट अलग अलग होंगे। कहने का मतलब अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग डिवीजन। तो हम इसका बेनिफिट कहाँ उठा सकते हैं, ये किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा सुटेबल है? तो सबसे पहले वहां पर जहां नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो है एक से ज्यादा हैं, अलग अलग हैं, मेन प्रोडक्ट जो है वो मोर देन वन है। इसके अलावा जहां पर डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग जो टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी अगर हम टाटा स्टील की बात करें तो वो अलग है, टाटा नमक अलग है। तो यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो बिल्कुल अलग अलग है, टेक्नोलॉजी जो है वो बिल्कुल अलग अलग है। वहां पर भी इस टाइप के जो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा जो बिजनेस का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा हो, जैसे हम टाटा की बात करें, रिलायंस की बात करें, ये बहुत बड़े हैं, अंबानी, अडानी, ये बिजनेस बहुत बड़े हाउसेज हैं। इस टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके क्या क्या बेनिफिट हैं, क्या क्या एडवांटेज है? बहुत सारी एडवांटेज है। देखिए, सबसे पहले हमारी जो एडवांटेज है वो डेवलपमेंट ऑफ डिविजनल हेड। अब ये समझिए इसको क्या है। देखिए, पहले जब हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे, वहां पर जो जनरल मैनेजर है वो सारे डिपार्टमेंट को कंट्रोल करता था। इस तरह से उसकी एफिशिएंसी और स्किल बढ़ते थे। अब यहां पर क्या है, जनरल मैनेजर के बाद जनरल मैनेजर सभी ऑर्गेनाइजेशन को देख रहा है, सभी अलग अलग डिविजन्स को देख रहा है, और हर डिविजनल हेड अपने डिवीजन की सभी एक्टिविटी, इस वजह से जो डिविजनल हेड है उसकी एफिशिएंसी पहले से ज्यादा बढ़ेगी, उसका स्किल पहले से ज्यादा बढ़ेगा, और हम एक तरह से फ्यूचर के लिए ह्यूमन रिसोर्स भी तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा जो डिवीजन है, रिजल्ट्स कैन बी असेस्ड, उनको असेस्ड किया जा सकता है, उनको चेक किया जा सकता है क्या वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं या नहीं, और उनके वर्क को एनालाइज भी किया जा सकता है। इसके अलावा क्विक डिसीजन, ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर में, इस टाइप के ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर में जो डिसीजन है वो कौन लेगा? डिविजनल हेड रहेगा। हमें जनरल मैनेजर या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ पहले जाने की जरूरत नहीं है, वो मेजर एक्टिविटी को देखेंगे। तो यहाँ पर जो वर्क है वो क्विक डिसीजन हो जाएगा, और डिसीजन जो है बहुत ज़्यादा तेजी से लिया जा सकता है। यहाँ एक्शन मैनेजमेंट कह सकते हैं हम। इसके अलावा इजिली एक्सपेंशन, बिजनेस को बड़ा करना बहुत ज़्यादा आसान है। एक टाइप का ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर जो अच्छा वर्क कर रहा है, मान लीजिए हम नमक भी बना रहे हैं, हम मशीन भी बना रहे हैं, जो हम मशीन बना रहे हैं उसमें हमें फ्यूचर में ज़्यादा अच्छे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो हम उसकी तरफ ज़्यादा फोकस करेंगे और उसको एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे। इसलिए यहाँ पर एक्सपेंशन ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब हम देखते हैं
डिसएडवांटेजेस। जहाँ एडवांटेज होते हैं वहाँ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो सबसे पहले है कन्फ्लिक्ट बिटवीन डिविजनल हेड्स। जहां पर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि डिपार्टमेंट हेड में जिस तरह से कंफ्लिक्ट हो सकता है, उसी टाइप से डिविजनल हेड में भी कंफ्लिक्ट हो सकता है, कंपटीशन की भावना हो सकती है। वो एक ऑर्गेनाइजेशन के मेन ऑब्जेक्टिव को भूल जाते हैं, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हैं। तो इस तरह से कंफ्लिक्ट हो सकता है डिविजनल हेड्स के अंदर। और डुप्लीकेसी ऑफ फंक्शन जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं। आप देख रहे हैं टाटा नामक अपनी ऐड बना रहा है, उसके अलावा टाटा मोटर्स भी ऐड बना रही है। टाटा मोटर और टाटा नमक दोनों का ही अलग अलग फाइनेंशियल डिपार्टमेंट भी है, तो वो फाइनेंशियल इकट्ठा करने के लिए अलग अलग ऐड करते हैं। इस तरह से एक टाइप के वर्क करने के लिए बहुत ज्यादा बार हर ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग, हर डिवीजन अलग अलग फंक्शन एक्टिविटी परफॉर्म करता है, इसलिए यहाँ पर डुप्लीकेसी ऑफ वर्क बहुत ज्यादा हो जाती है। इसके अलावा सेल्फिश एटीट्यूड, जो डिवीजन टू डिवीजन जो है एटीट्यूड सेल्फिश हो जाता है, वो अपने प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं, वो किसी और डिवीजन के बारे में नहीं सोचते। जैसे अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स के जो इंजीनियर रहेंगे, उनको संभालने वाले डिविजनल हेड होंगे, वो टाटा मोटर्स के बारे में सोचेंगे, उनको नमक का कभी ख्याल ही नहीं आता। इस टाइप से यहाँ पर जो सेल्फिश एटीट्यूड हो जाता है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। और आई होप आपने ये पहले ही कर दिया होगा, नहीं किया तो प्लीज कर दें।